participant will here, so please mute your speakers. Multiple Action Research Group is a New Delhi-based NGO working since 1985, pioneers on legal empowerment of disadvantaged and marginalized groups through legal awareness, social legal research, advocacy initiatives, and legal aid. MARG works across the country on issue of marginalized communities, including women, children, Dalits, transgender persons, laborers, etc. For over 3 decades, MARG has spread knowledge of law among people and built their skills to effectively use the law to secure justice. So towards this step of spreading knowledge, we came back to you with a very interesting topic, public interest litigation, decentralization and its importance, जनहित याचिका विकेंद्रीकरण और उसका महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनहित याचिका का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका इस्तेमाल करके जन सरोकार के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया गया है। बेसिकली ये देखा गया है कि ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक्टिव सिटीजन या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन द्वारा दायर किया जाता है। लेकिन भारत के विस्तार भू क्षेत्र को देखते हुए ये कह पाना अतिशयोक्ति ही होगी कि जन सरोकार के मुद्दों को इतनी केंद्रीकृत न्याय प्रणाली द्वारा हल कर लिया जाता होगा। आज जरूरत है इस बात की कि जनहित याचिकाओं के विकेंद्रीकरण पर बात हो और इसके महत्व को विस्तार से समझा जाए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच माननीय श्री के राय जी मौजूद हैं। श्री के राय जी मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। सर के सामाजिक कार्यों के प्रति उनका समर्पण उनकी एडवोकेसी प्रयासों में अच्छा परिलक्षित होता है। सर ने सुप्रीम कोर्ट में मिजोरम सरकार के लिए स्थायी वकील और दिल्ली हाई कोर्ट में सीएजी के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। सर का सामाजिक कार्य की तरफ समर्पण इस बात से बयां होता है कि सर ने एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में बेसिक स्कूल, जिसको हम बुनियादी स्कूल भी कहते हैं, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की है, उसके रिवाइवल के लिए याचिका दायर की थी और जिसका समर्पण हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। सर ने कई मेजर पब्लिक अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट बॉडीज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, बीसीसी, बीसीसीएल, यूजीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ में एक्सपर्टीज होने के अलावा सर ने आर्बिट्रेशन लॉ में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट भी श्री के राय जी को जाता है। स्कोप और दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में आर्बिट्रेटर के रोल पर होने के अलावा सर ने चीन के संघाई में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर एक पेपर भी पढ़ा है। Sir, it's our privilege and honor to have you with us. I request you and welcome you to please enlighten us with your experience and knowledge. Over to you, sir. नमस्कार। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों को मिला जुला करके बात करूंगा और ये अभिभाषण कम और इंटरेक्शन ज्यादा होगा। हमारे ऑडियंस कई अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, कुछ लोग एकेडमिक्स में भी हो सकते हैं, कुछ लोग लीगल फील्ड में भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक बातचीत के रूप में सारी बात करना चाहूंगा ताकि हम इसको समझ सकें और हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकें, इस अभियान को, उसके बारे में हम विचार कर सके। एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस तरह का लिटिगेशन है जिसमें आप अपने लिए किसी तरह का लिटिगेशन नहीं करते हैं। इट इज नॉट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट,
but you agitate for public interest. आप एक पब्लिक कॉज के लिए जाते हैं और पब्लिक कॉज की बात करते हैं, अपनी बात आप वहां नहीं करते हैं। और जो कॉज आप एडवांस कर रहे होते हैं वो सोसाइटी एट लार्ज, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये समझने की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन इज वेयर यू सेटल योर इंटर-से डिस्प्यूट्स। Public interest litigation is where you agitate public issues. Public issues आप उन लोगों के बिहाफ में करते हैं, या तो वैसे लोग हैं जो कोर्ट खुद नहीं आ सकते हैं, या जिनमें क्षमता नहीं है आने की, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के नोटिस में नहीं आ रही हैं, जो आपके नोटिस में आ रही हैं। एक और विशेषता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, इट इज नॉट एन एडवर्सोरियल लिटिगेशन। ये विरोध पक्षीय लिटिगेशन नहीं है जहां दो पक्ष होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में यह माना जाता है कि उसमें सब एक साथ बैठ के, मतलब लिटिगेंट, सरकार और जुडिशरी सब मिल करके एक हल ढूंढते हैं कि समस्या का, जो समस्या कोर्ट के सामने रखी गई है। That is the distinguishing feature for public interest litigation. There is no adversary in that. So technically speaking, जब आप कोर्ट जा रहे होते हैं तो उसके विरोध की अपेक्षा नहीं की जाती है रिस्पोंडेंट की तरफ से। उनके लिए ये इंफॉर्मेशन होता है कि ये कमी है और इस कमी को कैसे दूर की जाए, और इस तरह से साथ काम करते हैं। Now, what is the source of public interest litigation? जनहित याचिका का सोर्स क्या है? उसके लिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़ा दिखाना चाहूंगा, संवैधानिक प्रोविजन। सबसे पहले हम प्रियम्बल अपना देखते हैं। प्रियम्बल दीजिए, आर्टिकल 39 मत दिखाइए, प्रियम्बल दिखाइए। प्रियम्बल दिखाइए। अब हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens justice, मैं इसमें थोड़ा सा emphasize करना चाहूंगा, justice, social, economic and political. So basically preamble जो advance करता है, cause of justice advance करता है। तो ये चीज ये हमें हमारे दिमाग में रखना जरूरी है कि even preamble starts with a call of justice, which would be social, economic and political in every field. So that is one aspect that has to be kept in mind. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A हम जरा देखते हैं उसे, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। The principles for the guidance of the state activities. ये क्या कहता है? Equal justice and free legal aid. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय कैसे मिल सकता है किसी को? How can you ensure equal justice to all? It says the state shall in particular direct policy towards securing the citizens, men and women equality, have the right to adequate means to livelihood and other things. That aspect, other things are there. So equal justice तभी हो सकता है जब हम उन लोगों को भी न्याय दिला पाए जो कोर्ट जाने में असमर्थ हैं. The people who are helpless in approaching the court should also be able to get the benefit of justice. So that is one of the mandates of Article 39A of the Constitution. उसके आगे एक और देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जरा देखते हैं हम क्या है उसमें. उसमें 51G आप एक बार देखें, थोड़ा हाईलाइट कीजिए 51G. इट सेज, ऊपर से शुरू करते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट आइडियल्स एंड सो एंड देन वी कम टू G, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. इसमें क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बता रहे हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को
और एनवायरनमेंट के साथ साथ उसका पार्ट ही है, फॉरेस्ट भी उसका पार्ट है, लेक भी उसका पार्ट है, रिवर लाइफ, वाइल्ड लाइफ, सारा चीज है। तो जो इन्वायरमेंटल लिटिगेशन है वो आप जब आप उसको लड़ रहे होते हैं तो आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को निभा रहे होते हैं। दूसरा एक और इसमें है, आप आई देखें, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। द पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए भी आप जाते हैं और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सो देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज, अब इसे बंद कर दीजिए, कोई उसके बाद आगे फिर जब आएगा तो फिर उसको खोल देंगे। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए हर साहब। Yes. So the growth of public interest litigation is closely linked with our constitutional goals. They are interlinked. We can't see them separately. Public interest litigation ultimately advances the constitutional goals set for the citizens at large. It is not only set for the citizens at large, but set for the governance at large. So public interest litigation में equal stakeholders हैं, ordinary citizens, governmental bodies and judiciary, because ultimately a constitutional mandate को advance कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को एडवांस करता है। जी कई बार आप देखेंगे कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है, राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है वहां पर, और कई लोग हैं जो नहीं कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए आप पब्लिक इंटरेस्ट डाल सकते हैं। गरीबों के लिए ये इसमें प्रोटेक्शंस होते हैं। Basically, the growth of public litigation started in India in the 1970s. 1970s से शुरुआत होती है और इसके 3 बेसिक फेजेस हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ग्रोथ में। Phase 1 is that was the phase 1 emphasized more on protection of fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कैदियों के अधिकार के बारे में, जो लोग प्रिजन्स में लंबे समय से जो लोग लैंग्विश कर रहे हैं उनको रिलीज करने के लिए, जैसे रुदल शाह का केस हुआ, बत्रा का केस हुआ, कई केसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उन लोगों को आजाद किया जो लोग लंबे समय से जेल में थे या जिनके अधिकार का हनन हो रहा था। वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन काफी मदद किया उसमें करने के लिए। उसके अलावा जैसे बंधुआ मजदूरों के रिलीज के लिए भी काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय एक बेसिक प्रॉब्लम आया, rehabilitation became a big issue. The people who were released from bonded labor, their rehabilitation was not properly done elsewhere. So वहां public interest litigation की कमी भी नजर आई कि are the courts by themselves empowered enough to ensure that the rehabilitation also takes place, or there should be some move for their rehabilitation as well. उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि द कोर्ट शुड मॉनिटर, not only they would release the bonded laborers, but also ensure that there is some kind of rehabilitative steps are being taken. So कई litigations को आप अभी देखेंगे जहां पर कोर्ट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर किया, रिपोर्ट लिया कि कैसे क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक फेज था, जो फेज 1 था, जो अपने फंडामेंटल राइट्स पर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरा फेज था जिसमें प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर्स वर द डोमिनेंट फैक्टर्स। जैसे एक केस आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, टी.एन. गोदावर्मन का केस, जिसमें फॉरेस्ट पर काफी डायरेक्शंस अभी भी वो चल रहे हैं, पेंडिंग है केसेस, फॉर डिकेड्स दे आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, where directions from time to time have been passed by the Supreme Court कि भाई इनको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, फॉरेस्ट रिफॉर्म्स, रिवर के ऊपर लेकर के कई चीजों को लेकर के केसेस पेंडिंग है और उस पर काम चल रहा है। फिर एक और फेज आया, फेज 3 आया, जिसमें
पॉलिटी रिफॉर्म्स की बात हुई, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नेंस वाज एम्फसाइज्ड। जैसे विनीत नारायण का केस हुआ जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर काफी डायरेक्शंस दिए गए। उसके बाद से कई बड़े बड़े स्कैम्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया और देखा कि उस पर क्रिमिनल केसेस लगे और उस तरह से उनका उनके ऊपर और गौर किया जाए ताकि एक पब्लिक लाइफ में एक ट्रांसपेरेंसी आए। सो ये तीन फेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इसका बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में इसको ट्रेस आउट किया गया है, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह। तो जिनको जो इसको पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। इसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 3 SCC 402, जिसमें बेसिक ये वेरियस फेजेस को उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने किया उस समय में, एक जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई का मतलब है वो व्यक्ति जो कोर्ट में जा सकता है, उसको एक्सपेंड किया गया। आपको ये नॉर्मली जब आप कोर्ट जा रहे होते हैं तो आपको ये बताना होता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या ब्रीच हो रहा है, मेरा कौन सा राइट ब्रीच हो रहा है। लेकिन जब PIL डालते हैं तो आपको अपने पर्सनल राइट के ब्रीच होने को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू हैव टू शो दैट द पब्लिक एट लार्ज हैज सफर्ड, अ लार्जर सेगमेंट हैज सफर्ड, somebody else has suffered for whom you have come to the court। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी आ सकता है, कोई इन्फॉर्म अगर कर रहा है कोर्ट को बता सकता है तो करेगा। उसी दौरान ये भी हुआ कि चिट्ठी लिखने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, टेलीग्राम पर कॉग्निजेंस लिया है, सो मोटो मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। और इस तरह से लोकस स्टेंडाई को काफी हद तक बढ़ाया गया। और इसी तरह से बाकी देशों में भी PIL का ग्रोथ हुआ है। US में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में भी हुआ है। जो एशियन कंट्रीज है ना, तो उन्होंने काफी हद तक हिंदुस्तान के जजमेंट्स को साइट भी किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइट भी किया। पाकिस्तान में आपने देखा है कि पब्लिक लाइफ में की ट्रांसपेरेंसी के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट, जिसमें नवाज शरीफ को रिजाइन करना पड़ा। अभी पीछे भी उनको इमरान, व्हाट इज हिज नेम, जो पीछे जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान को जाना पड़ा। इन सारे लोगों को उसमें भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से सारी बातें हो पाई वहां। लेकिन उसका एक और पहलू सामने आया, द अब्यूज ऑफ PIL, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वरिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या हुआ कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट, although you try to show that the public interest is involved, in fact what was involved was your personal interest। किसी तरह से बिजनेस राइवलरी हुआ या मोटिवेटेड लिटिगेशन हुआ या किसी दूसरे पक्ष के लिए को दबाने की बात हुई, तो उस तरह से ये काफी हद तक अब्यूज होना शुरू हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Now that was an issue which troubled the Supreme Court a lot, and that led to the Supreme Court directing that there has to be some kind of control over public interest litigation। वहां पर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने दिया कि आपका एक एफिडेविट होगा जिसमें आप कहेंगे आपका इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आप पब्लिक इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होकर के जा रहे हैं, आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज भी एक पॉपुलर मोड है जहां पर हम अपने ग्रीवांसेस और पब्लिक ग्रीवांसेस को एजिटेट कर पाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PILs कहां फाइल होते हैं? They are being filed either in the Supreme Court or in the various high courts। सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के अंदर जाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में आप 226 धारा के अंदर आप हाई कोर्ट्स में जाते हैं। उन दोनों कोर्ट्स में
आप जाते हैं और वहां पर आप अपने पब्लिक इंटरेस्ट में जो 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 ग्रीवांसेस है उसको आप एजिटेट करते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि एक रिमोट कॉर्नर में बैठा हुआ आदमी क्या करे। हाई कोर्ट्स मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में है, जहां जहां स्टेट कैपिटल है वहां वहां हाई कोर्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली में है। लेकिन कोई आदमी जो एक किसी ट्राइबल एरिया में बैठा हुआ है, उतनी दूरी पर बैठा हुआ है, और उसको लगता है कि उसकी कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या करे उस हालत में? क्या उसके पास कोई उपाय है? और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो उसी विषय पर बात कर रहे हैं कि उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है। और इसीलिए विषय है विकेंद्रीकरण कैसे, जनहित याचिका का विकेंद्रीकरण कैसे हो। नौ समस्या है कि पीआईएल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इंटरटेन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अपना हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया। कोर्ट की दूरी है, जहां पर समस्या है उससे कोर्ट काफी दूर है। संभव नहीं है कि कोई आदमी वहां जा सके। खर्चे भी बहुत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही दिन में वहां से जाके वो घर वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से जो कई चीजें हों, जो जेन्युइन समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है, जिन विषयों को हम उठा सकते हैं कोर्ट पर, वो उठ नहीं पाते हैं। इस बारे में दो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कभी कहा था कि जैसे जस्टिस CS वेंकटरमैया साहब ने बहुत पहले कहा था कि जनहित याचिका जिला न्यायालयों में शुरू हो। दूसरे चीफ जस्टिस हुए गोगोई साहब, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो ताकि पीआईएल का पावर उनको मिल सके। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लंबी प्रक्रिया है। तो हमारे पास उपाय क्या है? और आज हम उसी उपाय के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि रास्ता क्या निकल सकता है। सबसे दो बड़े पॉपुलर लेजिस्लेशंस हैं जो हम हमेशा बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दूसरा है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड है जिसके थ्रू आप अपने दीवानी मुकदमे का निपटारा करते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स का निपटारा करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जहां पर क्राइम रिलेटेड या रिलेटेड इश्यूज को रेगुलेट किया जाता है। वहां पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा पहले सिविल प्रोसीजर कोड पर, सेक्शन 91। जरा स्क्रीन शेयर कर लें उसे एक बार। इसके ऊपर से हेड नोट से पढ़ना शुरू करें। Yes, sir. What? ये ध्यान देने योग्य चीज है, शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना। ये पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। ये केवल हेड नोट देखने से ये लगता है कि जैसे सार्वजनिक उपद्रव और अन्य गलत चीजों के मामले में बात करता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ें क्या कहता है। इन द केस ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट affecting or likely to affect the public, a suit for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances of the case may be instituted by the Advocate General or with the leave of the court by two or more persons. ये ध्यान देने योग्य चीज है। By two or more persons, even though no special damage has been caused to such person by reason of such public nuisance or other wrongful act। ये सेक्शन केवल सार्वजनिक उपद्रव की बात नहीं कर रहा है।
ये बाकी गलत चीजों की भी बात कर रहा है। तो ये आपको अधिकार, अच्छा किसको अधिकार दे रहा है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, या तो एडवोकेट जनरल जाए वो अलग चीज है, या दो से ज्यादा व्यक्ति जाए, यानी एक आदमी का समूह जाए, जनसमूह, यानी दो आदमी जाए। और ये क्या कहता है, ये जरा सा हिंदी में पढ़ो, ये जरा हिंदी वाला ठीक से ये कीजिए तो इधर, वो स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है इसमें शायद। ऐसा थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा प्रोमिनेंस दें, ताकि मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस ज्यादा वही समझ पाएंगे। थोड़ा सा और इसको ऊपर जैसे हिंदी, हाँ हाँ, थोड़ा सा ये सर इसको बोल्ड करूं मैं? नहीं, हाँ हिंदी को थोड़ा और लेफ्ट करें, ताकि मैं भी हिंदी को पढ़ सकूं ठीक से। ये मैं देख रहा हूँ उसमें ऊपर, हाँ। सार्वजनिक उपद्रव या अन्य गलत का, एक्चुअली कुछ ये स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा। आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या पूरा हिंदी? स्क्रीन पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सर अब आ रहा है? Can anybody read for sir? मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ पढ़िए। सार्वजनिक उपद्रव या अन्य गलत कार्य के मामले में जनता को प्रभावित करने या प्रभावित होने की संभावना के एक मिनट जरा साहब रुक जाए, फिर इसमें क्या कह रहा है? सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस वो अलग हो गया, या अन्य गलत काम के मामले में। अब गलत काम क्या हो सकता है? कोई चीज जो कानून विरोधी है वो गलत है। इसमें मैं आगे बताऊंगा कैसे, हाउ वी कैन यूज इट फॉर आवर पर्पस। तो ये क्या, जनता को प्रभावित करने, हाँ अन्य गलत काम के मामले में जनता को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना के मामले में। तो ये किसकी बात कर रहा है? आपकी बात नहीं कर रहा है, ये जनता की बात कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये सरकारी नाला साफ नहीं है, तो ये मुझे नहीं दिखाने की जरूरत है कि इस नाले के आसपास मैं रहता हूं। It is sufficient if I am able to show that it is affecting the public at large. ये क्या रॉन्ग, हाँ जनता के, और आगे पढ़िए। और प्रभावित होने की संभावना के मामले में एक घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा या ऐसी डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। घोषणा और निषेधाज्ञा, घोषणा का मतलब हो कि वो कहेंगे गलत है कोर्ट, और निषेधाज्ञा का मतलब कोर्ट कहेगी ये आप कीजिए। आगे पढ़िए। और हाँ, के लिए एक मुकदमा या ऐसी अन्य राहत के लिए जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है। हाँ, वो महाधिवक्ता द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, भले ही ऐसे व्यक्तियों को ऐसे सार्वजनिक उपद्रव या अन्य गलत कार्य के कारण कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ हो। हाँ, तो मतलब यह है कि जो आदमी जा रहा है, द पर्सन शुड शो दैट ही हैज बीन अफेक्टेड। इट इज सफिशिएंट टू, इफ ही शोज दैट द पीपल एट लार्ज आर गेटिंग अफेक्टेड, तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। इस धारा में कुछ भी वाद के किसी भी अधिकार को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा, जो इसके प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है। So therefore, Section 91 gives us a route to get the public interest litigation decentralized. Meaning thereby, district court जाने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सेक्शन 91 के अंदर में कई हम इश्यूज को दे सकते हैं। अब छोटे छोटे जगहों में क्या समस्याएं होती है, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। म्यूनिसिपल, अगर म्यूनिसिपल एरिया है तो वहां म्यूनिसिपैलिटी का फंक्शनिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वाटर सप्लाई ठीक नहीं है वहां पर, या जो सरकारी स्कूल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो डिस्पेंसरी है सरकारी डिस्पेंसरी वहां काम नहीं हो रहा है, जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं
जहां सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। If the government is failing in its duty, this is the provision which can be invoked for redressal of public grievances. अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट की बात ये भी कर रहा है। अगर हम सबसेक्शन बी को देखें तो उसमें कहते 2 or more persons, meaning thereby that it is expected that a group of people should approach the court. Secondly, it also says that your personal interest need not be affected so long you are able to show that people at large are getting affected. अब ये प्रश्न उठता है, इसका हम कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था जो 1980, तो उसके पहले ही शुरू हुआ होगा। उस केस का नाम आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्दियाचार एंड अदर्स। वो साइटेशन है 1980 वॉल्यूम 4 SCC 162। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारी समस्याओं को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अब हमारे ऊपर आता है कि हम इसको फर्दर एक्सपेंड कैसे करें। Now let us see what are the schemes which are being floated around. तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स फ्लोट कर रही है, मनरेगा के लिए है, उसके बाद से वेलफेयर स्कीम्स कई तरह के जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स कई तरह से आ रहे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। नाउ थ्रू दिस प्रोविजन जो हम देख रहे हैं सेक्शन 91 में, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक संगठन तैयार कर सकें, जो एनजीओस के लोग जो सुन रहे हैं, इफ दे आर एबल टू क्रिएट अ ग्रुप इन द बार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो इस तरह के इश्यूज को ले जा सके, तो आपको अपने स्टेट कैपिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। जिला न्यायाधीश या जो भी न्यायाधीश है वहां पर जिला स्तर के, वो इस पे अपना फैसला दे सकते हैं। आपके लिए आसान भी होगा। हम जब बड़ी समस्या लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो बड़ी समस्याओं का समाधान भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है, हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है, लेकिन एक स्टेज आता है कि वो थक जाती है कि भाई जैसे मान लीजिए एक पूरे देश में स्कूल में मिनिमम स्टैंडर्ड्स वहां हो, टॉयलेट्स हो, सारी चीजें हो, ये रिपोर्ट लेते लेते कई साल गुजर जाते हैं और ग्राउंड लेवल पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन की वजह से हम इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि एक छोटे से गांव में क्या हो रहा है या एक छोटे से शहर में क्या हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी पहुंच पाता है, क्योंकि लिमिटेशंस है। जो पिटिशनर गया है उसके अपने लिमिटेशंस है और गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज लेवल पर एक छोटे स्कूल की बात कर रहे हैं एक जिला में, तो शायद वो स्कूल का उसमें ज्यादा संभावनाएं हैं कि परिवर्तन हो सके। तो बड़े स्तर की परिवर्तन के चक्कर में हम छोटे छोटे परिवर्तन जिंदगी में भूल रहे हैं। Rather than having big revolution, we can have small revolutions all over. ये विकेंद्रीकरण जो है, वो विकेंद्रीकरण की बात महात्मा गांधी ने भी की थी। हर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, उन्होंने बार कहा कि पंचायती राज की बात की, हर बार किया। विकेंद्रीकरण की क्यों बात किया उन्होंने? विकेंद्रीकरण से जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग अपनी समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे बनिस्पत की जो दिल्ली, पटना, नागपुर, बॉम्बे या चेन्नई में बैठे हुए हैं। तो ये विकेंद्रीकरण का एक रूप मिल रहा है हमें सेक्शन 91 से, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस पे अगर हम और इसके साथ और सप्लीमेंटल प्रोविजंस पे हम देख सकते हैं, जैसे आरटीआई हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर में हम अपने जो जिला स्तर पर जो स्कीम्स लागू होने वाले हैं सरकार के, उसके बारे में डाटा ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। उस डाटा को एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि यहाँ कमियां और उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे कोर्ट के थ्रू हम कहेंगे कि ये चीजों की कमी है, इसको आप पूरा करवाइए। हम ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे इस विकेंद्रीकरण के प्रोसेस में।
एक और एक्ट को देखने की बहुत जरूरत है, जिसको हम इसी जो डिसेंट्रलाइजेशन है पीएल का, उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। बिहार पंचायत राज एक्ट तो है ये 2006 का। उस तरह से कई पंचायत, हर स्टेट ने अपने पंचायती राज एक्ट बनाए हुए हैं। उस पंचायती राज एक्ट में कई पावर्स दिए गए हैं पंचायतों, छोटे मोटे झगड़े के निपटारा के लिए भी वहां पर प्रोविजन दिया हुआ है। Now, are we using it to its full potential? शायद हम नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके अध्ययन की जरूरत है कि कैसे हम ग्राम न्यायालयों के थ्रू ग्राम की समस्याओं को ठीक कर सकें। गांव में कई समस्याएं, वहां हम पंचायत को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक प्रोविजन हुआ। दूसरा प्रोविजन है 133 ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी देखेंगे। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। बड़ा करो, बड़ा करो, जूम करो। Whenever a district magistrate or a subdivisional magistrate or any other executive magistrate, especially empowered in this behalf by the state government, on receiving the report of police officer or other information, on taking such evidence if necessary, that the unlawful obstruction or nuisance should be removed from the public place, from any way, river or channel which is or way lawfully used by the public, that the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise is injurious to health or physical comfort should be prohibited, regulated, so and so. अब मान लीजिए जैसे आपके यहाँ कोई फैक्ट्री काम है लगा हुआ है, उस फैक्ट्री ने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को नहीं इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से वहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, या कोई इस तरह का गलत काम हो रहा है जिससे कि पब्लिक न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंट्रिकेट और गहरा है। तो न्यूसेंस को कई चीजों से हमको रिलेट करके वहां भी 133 में इमीडिएट डायरेक्शंस के लिए सीआरपीसी में जा सकते। तो ये जो दो प्रोविजन है जिसकी बात हमने की, सेक्शन 91 और 133 की, उस पे गौर करने की जरूरत है। We have to see also the Panchayati Raj Acts enacted by different states, and we should also use the full potential of Right to Information Act. There should be detailed examination of the various schemes floated by the governments at the district level, and whenever the schemes are lacking in implementation, we can agitate those issues, and they all can be done at district level, and probably that is how the decentralization can be achieved. So ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों से इस इश्यूज पे बात की। अब आप कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। Thank you, sir, for this wonderful information. Now, I open the platform for all the participants to raise their questions, if any. Any questions, please? त्रिलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। त्रिलोक जी, आप अपना स्पीकर म्यूट करिए। सर, एक क्वेश्चन पोस्ट हुआ है। Can law students file PIL? Yes, sir. Why not? PIL किसी का प्रिजर्व नहीं है। PIL पब्लिक इंटरेस्टेड जो सिटीजन्स हैं उनका प्रिजर्व है। तो एक लॉ स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो द लॉ स्टूडेंट कैन सर्टेनली फाइल द PIL. Yes, sir. One more question has been raised.
whether now a plaint may be filed under Section 91 CPC seeking for direction to government authorities on various public cause and suffering as raised in a PIL. Yes, yes. That's why the section 91 is very clear about it. That's why I read it in detail. Don't go by the heading of the section. Get into the text, and the text is indicative of that. टेक्स्ट में वो सारी चीजें पब्लिक रॉन्ग की बात कर रहा है, एंड एनी वायलेशन ऑफ ए स्कीम और स्टैट्यूट इज अ पब्लिक रॉन्ग. तो हम उसको उस नेट में तो ला ही सकते हैं. एंड देन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज आल्सो देयर व्हिच I gave to you people. Now, sir, there are many law students which are very curious to know about how we can file. What is it, any particular format to submit the PIL, or what are the prerequisites of filing PIL at High Court or Supreme Court? देखिए, High Court, Supreme Court में तो there is a format that has been given now. That judgment discusses about that format, where there has to be a disclosure to the effect that you have no personal interest in the matter which you are agitating, that you have to be above board, and so according to that format you have to file the PIL in different courts. Okay, so one of our participant Bhavya has asked, does res judicata applies on PIL? Very interesting. It doesn't apply. The reason is res judicata is between two individuals where some issue is settled. So it's a public interest litigation, and that it is at large. Okay, any other questions? I request all the participants to please come over the platform and post your queries if any. एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, मैंने चैट बॉक्स खोला है. लेट मी गो वन बाय वन. Yes, sir. One I question. don't know whether I have to start from the top or I should start from the bottom. Sir, there is Hello, one question. sir. Yes. Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. I have one PIL, which is, sir, pending in Honorable Supreme Court of India. And I filed this in Delhi High Court with Justice D.N. Patel, who got retired recently. And you know, my PIL was there for around 1 to 2 years in Delhi High Court, and suddenly it was closed. And I went to appeal in Honorable Supreme Court, and I filed this in February 2020 when March 2020, when suddenly the lockdown was applied. And it has been now more than 2 years that my PIL, my appeal is not yet been listed for the first hearing. So can you please, you know, help me out in that? It is for general public only. No, that I'll be helpless because I can't do anything with the registry. So personally, I would not be able to help you out in that. Atit, can I come in, sir? Atit, individual questions आप बाद में भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मुद्दा है विकेंद्रीकरण. तो let us focus on विकेंद्रीकरण के इशू को. Thank you. Okay, sir. Okay, sure. Sorry. सर. हाँ, बोलिए. सर नमस्कार, मैं खत्रवासी बराल फ्रॉम उड़ीसा. हाँ, बोलिए. प्लीज टेल. सर, ये जो पंचायत लेवल का जो आशा दीदी और आंगनबाड़ी दीदी है गांव में, वो सब हमलेट करते हैं, आदमी सब आके दारू पी के करते हैं. इनके लिए क्या हम थाना जाएंगे ना, RTI एक्ट मंगाएंगे ना, उनको क्या कैसे उनको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर पंचायत लेवल पे तो सबसे अच्छा है कि जो पंचायत अधिकारी हैं वो उसको टैकल करें. थाना जाएंगे तो थाना समझ रहे हैं क्या होता है थाने में. सो वो भी जो थानेदार बैठे हुए हैं उनमें और जो क्रिमिनल्स में बहुत कम का अंतर है. आई एम सॉरी, मैं उससे से बोल रहा हूँ, बट ये सबसे अच्छा चीज है कि जो आपका अपने लेवल पर, आपका पंचायत लेवल पर इसको सॉर्ट आउट कर सके तो वो अच्छा है. या फिर जो आपका, जो मैंने कहा, वो 133 में फिर आपको जाना होगा, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी उसके अधिकारी होंगे वहां कंप्लेंट आपको करना होगा. जिला मंगल अधिकारी DSW. हाँ, क्या बताया आपने? जिला मंगल अधिकारी DSW. जिला विकास अधिकारी क्षेत्रवासी करना चाह रहे हैं. अच्छा, नहीं, वो जिला विकास अधिकारी नहीं है, वो
वेलफेयर कल्याण कल्याण नहीं है उनका, जो इसके जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज होंगे वहां आपको जाना होगा। यस सर, बीडीओ, ब्लॉक अथॉरिटी, ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी। नहीं ब्लॉक। अब समस्या क्या बताया आपने? ये आंगनबाड़ी और आशा दीदी को आदमी जाके उसको हामलेट करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग को सब। हाँ, तो आप नहीं, तो आप अपने उनके जो अधिकारी हैं ऊपर वाले ब्लॉक डेवलपमेंट, उनको कंप्लेंट कीजिए। अगर नहीं होता तो आप जिला न्यायालय में चले जाएंगे। इस तरह से हो रहा है, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आगे सर, सर उस पर आप देख सकते हो। Sir, one question, sir. How can we generate awareness of government schemes at the grassroots level, which we are talking about? शिवेंद्र, कैन आई रिक्वेस्ट कि आप अपना नाम और अपना स्थान भी बता दें? Yeah, I am Shivendra. I'm a student of Patna Law College and I am from Patna. As Shivendra, what is important is that at local level there should be awareness about it. There are schemes floated all around. So you can form a group that studies these schemes which are implemented in the rural areas. Like you must have seen in Bihar, there is an ambitious project of giving water to every village. The drinking water, potable water, that there should be potable water distributed through the pipelines. So there are schemes floated around. So somebody should study these schemes and then see whether they can be, if they're being implemented or not. And if they're not implemented, then the issues can be agitated. But how to know about it would be only when you study these schemes, and those schemes are always in the public domain. Go to the state portal, you see what are the schemes which have been launched. Go to the central government portal, they would be discussing about these schemes around. Shivendra, am I clear to you? Yes, sir, but there is a certain problem that many schemes are vague and difficult to understand. So there your role comes, no? This is what I'm saying, that if the schemes are vague, they are elusive, then you agitate those issues. Section 91 is an answer to that. The schemes would not be vague, the implementation would be vague. Yeah, implementation is very difficult, sir. So therefore, the schemes are not vague, implementations are vague, meaning thereby the schemes are not being implemented. So therefore, there is a breach committed by the government. So therefore, that is an enforceable obligation. And that obligation can be enforced through the courts or the public representatives. But unfortunately, public representatives have their vested interest in schemes not being implemented. You know why? Yes, sir, that is the real problem. No, but problem would be there, but then the solutions are also there, no? Yes. When Gandhiji came to Champaran and launched the agitation against indigo plantation, yes, the things were much more dismal then, but he could achieve it. Like you people are law students, you must be having your legal clinics in the college. Then through there can be interaction with the district bars. You can establish a group of 5-6 advocates in every district and agitate those issues. Maybe you take up one district and do it on experimental basis. If you are studying in Patna, which college you are in? I am from Patna Law College. As now Patna Law College, so you have Patna district. Yes. Now don't go that far. Go to your district district court. See if a group can be formed. Or you might have come from some other district to Patna for studies. You go to your home district and form a group there. Yes, sir, your suggestion is welcome, sir. Thank you. सर सर मेरा नाम आदित्य पांडे है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज से हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे कॉलेज लॉ स्कूल के बाहर निकलते ही बहुत सारी तंबाकू की दुकानें हैं। तो ये जैसा आपने बताया कि 133 सीपीसी और सीआरपीसी का हम लोग यूज करके
कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से हम बंद करवा सकते हैं। सर ऐसा इन केस होता है कि फ्रिवलेस प्रूव हो जाए कि मैं अपने पर्सनल कारणोंवश बंद करा रहा हूँ, तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैवी कॉस्ट हमारे ऊपर फाइन कर सकता है क्या? ये तो प्रोविजन में नहीं है, लेकिन पीआईएल में फाइन का है प्रोविजन। ये शायद इसमें भी होना चाहिए, एक बार मैं देखता हूँ। एवरी टाइम वी लर्न न्यू थिंग्स। जस्ट 1 मिनट। नहीं, इसमें तो कॉस्ट की बात नहीं। हालांकि आपको लिटिगेशन कॉस्ट दे सकता है, वो तो प्रोसीडिंग्स का होता है, लेकिन इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा आपका? गुटखा में आपके गुटखे की दुकान तो है नहीं वहां पर। नहीं है सर। मतलब इन केस ऐसा जो अपोजिट साइड से ऐसा प्रूफ हो कि मैं नहीं, ये लगाना चाह रहे थे मेरी जगह पे, इसलिए ऐसा कुछ। देखिए, so far PIL is concerned, yes, that cost can always be imposed. Even civil court can impose cost on you for litigation. So even if this court, even they can impose a cost. और सर ऐसा कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने का वो कहाँ दिया होगा फॉर्मेट कि हम ऐसे जा सकते हैं मतलब इस सेक्शन के थ्रू वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए? वहाँ पे आप एक बार वहाँ अधिकारी के पास जाएंगे तो नॉर्मली एक नॉर्मल कंप्लेंट भी होता है। अगर फॉर्मेट होता है तो उस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। फॉर्मेट इज नॉट ए बिग डील, यू विल गेट टू नो देयर ओनली कि कैसे फॉर्मेट है उसका। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Sir, there is one question that final order in PIL is directory in nature. No, it is mandatory. Who says it's directory? It has to be mandatory. It is the court's order are not directory. There is only certain procedural matters are directory or mandatory, but so far orders are concerned, they are always mandatory. Okay, sir. Sir, there is one request also that you please repeat the citation of that leading case which you have referred during your session. I'll do that. एक तो मैंने कहा था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह 2010 वॉल्यूम 3 SCC 402। ये आपको ओवरव्यू देगा PIL का। दूसरा केस मैंने बताया था 1980 म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्दी चार, that is 1980 volume 4 SCC 162। इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सेक्शन 91 के थ्रू कैसे कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है उसके ऊपर। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your wonderful and very, very informative session. Thank you for highlighting the significance of public interest litigation in the other way. Being an advocate or being a law student, one can understand that we can only file the public interest litigation in Supreme Court and High Court. Hope after this session, we can bring other new changes. We can bring the new era in this in our country by having the scope of Section 91 and Section 133 CRPC. Thank you, sir. Thank you so much from the core of my heart. Now I'll invite our executive director, sir, to say a few words. Over to you, sir. Thank you, Astha. And thank you, sir, for your wonderful happening updates, information, and all the like guidance you provided. तो मैं इसको ऐसे देख रहा था, जब ये बात हो रही थी तो हम लोग एक नए दरवाजे की तरफ एंटर कर रहे हैं, जहां से कि हम लोग जो विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था है न्याय की, और उसको कैसे विकास को भी हम विकेंद्रीकृत कर सके। विकास अभी जो है संकेंद्रित हो गया है। ऐसा लगता है कि या तो राष्ट्रीय राजधानी या तो फिर राज्यों की राजधानी में विकास हो रहा है, या जहां जहां पावर सेंटर है। जिला स्तर की बातें बहुत सारे मामलों में नहीं आ पाती है राज्य तक, या वहां तक हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है।
तो हमें लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम जब पब्लिक डोमेन में भी रखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो इसका लाभ उठाते हुए वो अपने अपने जिला और उप जिला स्तर पे भी इस मामले को उठा पाएंगे। और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमें मार्ग को भी और जितने भी हमारे साथी यहाँ से उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, कुछ साथी दक्षिण भारत से भी जुड़ पाए, केरल से जुड़ पाए, उनके साथ थोड़ी भाषा की दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन इन सभी साथियों के से ये उम्मीद होगी कि आगे इस बात को और चर्चा में लाएं, क्योंकि ये बात सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे और फिर अपने अपने मतलब कार्य क्षेत्र में वापस चले जाएंगे, बल्कि इसको हम डिस्कशन मोड में करें और ज्यादा इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। हम आगे भी आप लोगों से दोबारा मिलते रहेंगे और सभी साथियों से फिर इसी विनम्र निवेदन के साथ कि हम जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you all the participants. Thank you, sir. Thank you so much.